क्या हुआ मधु, बड़ी परेशान नजर आ रही है। क्या बताऊं माँ जी, आज भी मेरी चाट नहीं बिकी। बहू, चाट का काम तो जब मेरा बेटा गया था ना तभी खत्म हो गया था। तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कोई और काम कर ले, लेकिन तू माने तब ना। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल मेरी चाट जरूर बिकेगी। बहू, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे मरे हुए बेटे के बच्चों को मैं अपनी आंखों के सामने भूख से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। माँ जी ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल हमारा काम पहले जैसा जरूर चलेगा। आज भले ही मैं खाली हाथ आई हूँ, लेकिन कल जरूर पैसे लेकर लौटूंगी। मधु का पति गिरीश चाट का ठेला लगाता था। उसकी चाट खाने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, मगर कुछ दिन पहले एक बीमारी के कारण गिरीश की मौत हो गई और घर खर्च चलाने के लिए उसकी पत्नी ने उसका ठेला संभाला। गिरीश ने उसे चाट बनाना सिखा दिया था। पहले तो उसकी चाट खूब बिकती, पहले की तरह ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगती थी। बहन मुझे कुरकुरे चाट देना और मुझे पापड़ी कुरकुरे चाट दे दो। बस 2 मिनट रुको भैया, अभी बना देती हूँ। सबको अपनी अपनी पसंद की चाट मिलेगी। शुरुआती दिनों में तो उसकी चाट खूब बिकी, मगर कुछ समय बाद जब उसके ठेले के सामने रमेश ने चाट का ठेला लगा लिया तो सब उसके ठेले पर ही जाकर चाट खाने लगे। अब तो मधु जो भी चाट का सामान बनाकर लाती वो सब बेकार जाता। ये देख मधु मन ही मन कुढ़ती रहती, हे माता रानी, इस गरीब विधवा पर कुछ तो दया करो। अगर मेरी थोड़ी सी भी चाट बिक जाए तो मेरे बच्चों को खाना मिल जाएगा। लेकिन उस रोज भी उसकी चाट नहीं बिकती और उस दिन वो खाली हाथ ही घर आती है। उसका लटका हुआ मुंह देख उसकी सास उससे कहती है, बहू, आज भी तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, आज भी चाट नहीं बिकी ना? नहीं माँ जी, लेकिन अभी भी मेरा हौसला नहीं टूटा। आज नहीं तो कल मेरी चाट जरूर बिकेगी। एक दिन बहू ऐसा ना हो कि ऐसे ही सब खत्म हो जाए और हम सबको हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगना पड़े। ये कहकर बूढ़ी सरला अपने पोते पोती की तरफ देखकर रोने लगती है। तभी मधु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ जी, इस तरह तो आप मेरा भी हौसला तोड़ रही हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब मधु चाट का ठेला लगाकर सारा सामान तैयार कर लेती है तब रमेश उससे कहता है, अरे क्यों बेकार में ये ठेला लेकर चली आती है? तेरी चाट बिकने वाली तो है नहीं। अरे तू ये काम छोड़ और काम वाली बाई बन जा। इतना घमंड अच्छा नहीं रमेश भाई। आज अगर तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है तो कल मेरा भी अच्छा चलेगा। अरे काम तो तब चलेगा जब कोई तेरी चाट खाना चाहेगा। उस रोज भी मधु जोर जोर से चिल्लाकर सबको आवाज लगाती है, चाट ले लो, चाट, कुरकुरे चटपटी चाट, दही भल्ला चाट, पापड़ी चाट। वो बड़ी देर तक आवाज लगाती रहती है, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर कोई नहीं आता। शाम को अपना खाली गल्ला देखकर उसे बहुत दुख होता है। निराश होकर मधु ठेला लेकर घर की ओर चलने लगती है। तभी रास्ते में मंदिर के सामने से जब वो गुजरती है तो उसकी सास के वचन उसके कानों में गूंजते हैं और वो ठेला रोककर मंदिर के अंदर चली जाती है और रोते हुए माता रानी से कहती है, हे माँ, इस गरीब पर कुछ दया कर, आखिर मेरे बच्चों को भी तो कुछ खाना दे। माँ, मेरा काम अच्छा चला दे ताकि मैं अपने बच्चों को और बूढ़ी सास का पेट पाल सकूं। रोते हुए मधु घर चली जाती है, जहाँ उसकी आंखों में आंसू देख उसकी सास समझ जाती है कि आज भी उसकी बिक्री नहीं हुई और वो रोते हुए कहती है, बहू, जब तुझसे ये काम नहीं हो पा रहा तो तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती? बेटी, तू क्यों हम सबको भूखा मारने पर तुली हुई है? तू कुछ और काम क्यों नहीं ढूंढ लेती बेटी? बस कल आखिरी दिन माँ जी, कल भी कमाई नहीं हुई तो मैं ठेला लगाना छोड़ दूंगी। अगले दिन मधु बाजार से ताजी सब्जियां खरीदती है तो सब्जी वाला उससे कहता है, मधु बहन, तुम रोज ताजी सब्जियां ले जाती हो, लेकिन वो रमेश तो घटिया माल ले जाता है चाट के। उसे ले जाने दो काका, लेकिन मैं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मधु बाजार में आखिरी उम्मीद के साथ चाट बेचने लगती है। आधा दिन बीत जाता है लेकिन कोई उसके पास नहीं आता। फिर एक बुढ़िया उसके पास आती है और उसे एक मसाले से भरी डिब्बी देते हुए कहती है, ये लो बेटी, इस मसाले को अपनी चाट में डालना, फिर देखो क्या कमाल होता है। लेकिन तुम कौन हो अम्मा? बस अपनी माँ ही समझ लो। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए वो बुढ़िया गायब हो जाती है। अम्मा, अम्मा, अरे ये अम्मा कहाँ गई? कहीं ये देवी माँ का कोई चमत्कार तो नहीं? मधु माता रानी का नाम लेकर उसमें से थोड़ा सा चाट मसाला अपनी चाट में डालती है और उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। सभी ग्राहक रमेश के ठेले से हटकर उसके ठेले पर आ जाते हैं। अरे भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार। सुनिए, जल्दी से मेरे लिए 2 प्लेट लगा दीजिए। और मेरे लिए भी। लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण सिर्फ 3 घंटे में ही उसकी सारी चाट बिक जाती है और उसका सारा गल्ला नोटों से भर जाता है।
वो माता रानी का धन्यवाद करती है और खुशी खुशी घर लौटती है। घर आकर वो सारी बात अपनी सास को बताती है। माँ के मंदिर जाकर वो दोनों उनका धन्यवाद करती हैं। अब मधु के पास माँ का दिया हुआ कभी न खत्म होने वाला चमत्कारी चाट मसाला था, जिससे सभी ग्राहक उसके ठेले की ओर खींचे चले आते हैं और उसकी खूब कमाई होने लगती है। अब वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। नताशा के चले जाने की वजह से घर में दुख का माहौल बन गया था। जिन जहरीले तीखे मोमोज की वजह से नताशा की जान गई थी, उस बुढ़िया को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। ऐसे ही एक शाम मुकुल नताशा की तस्वीर पकड़कर रो रहा था। तभी वहां उसकी बहन रजनी आती है। मैं जानती हूँ भैया, आप नताशा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन भैया अगर आप ऐसे हार मानोगे तो फिर हम उस बूढ़ी अम्मा को आखिर कैसे पकड़ पाएंगे जिसने हमारी नताशा को जहर दिया था। हमें उसका पता लगाना ही होगा और उसे उसके किए की सजा भी दिलानी ही होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रजनी। जिसने भी मेरी नताशा के साथ ऐसा किया है, मैं उसे सजा जरूर दिलवाऊंगा। हमें यह पता लगाना ही होगा कि आखिर उस अम्मा ने ऐसा क्यों किया जो उसने उसे जहर वाले मोमोज खिलाकर मार डाला। तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, मुझे बुढ़िया का स्केच बनवाना है। मुकुल अपनी बहन रजनी को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उस बुढ़िया का स्केच बनवाता है। पुलिस उस बुढ़िया की छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस बुढ़िया की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चलता और आखिरकार थक हार कर पुलिस को ये केस बंद करना पड़ता है। नताशा के पिता एक रोज मुकुल से मिलने आते हैं। बेटा, मैंने अपनी इकलौती जवान बेटी को खोया है। मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे किसी भी हालत में उस बुढ़िया को सजा दिलवानी ही होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल जी। जब तक मैं इस बात का पता नहीं लगा लेता कि आखिर उस बुढ़िया ने नताशा और रजनी को वो जहरीले तीखे समोसे देने की कोशिश क्यों की, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज मुकुल जब मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन पर उसकी नजर एक बूढ़ी अम्मा पर जाती है जो कि मोमोज बेच रही थी। मुकुल सोच में पड़ जाता है। अगर मैंने सीधे जाकर इससे सवाल किया तो ये यहां से भाग जाएगी। फिर हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। पहले मुझे इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। राम राम काकी, ये मोमोज कैसे दिए? 20 रुपए प्लेट है बेटा। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ते हैं। अरे बेटा, इस उम्र में तो बस पेट भरने के लिए कमा लूं उतना ही काफी है। महंगा बेचकर मैंने कौन सी जमा पूंजी इकट्ठी कर लेनी है। बोलो कितनी प्लेट करूं? आप एक प्लेट पैक कर दो। वो बुढ़िया जल्दी से एक प्लेट पैक करके मुकुल को दे देती है। मुकुल वो मोमोज लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने नताशा और रजनी का इलाज किया था। डॉक्टर जल्दी से उस मोमोज का टेस्ट करता है और फिर मुकुल से कहता है, मुकुल, इन मोमोज में भी जहर मिला हुआ है। ये वही जहर है जो नताशा और रजनी के पेट में से मिला था। रजनी की जान तो मैंने जैसे तैसे बचा ली थी, लेकिन नताशा के पेट में ज्यादा मात्रा में जहर जाने की वजह से उसकी जान चली गई। ऐसे तो न जाने ये कितने लोगों को जहर दे चुकी होगी और कितनों को मौत की नींद सुला चुकी होगी। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो न जाने ये कितने लोगों की जान ले लेगी। इतना कहकर मुकुल पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके बाद वो इंस्पेक्टर के साथ मिलकर उस बुढ़िया को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक रोज मुकुल उस बुढ़िया के पास जाता है। राम राम काकी, कैसी हो? आपके ये तीखे मोमोज तो मेरे सभी दोस्तों को बहुत पसंद आए, और मेरी बहन, उसका तो पूछो ही मत, वो तो आपकी फैन ही हो गई। आप ऐसा करो, आज 5 प्लेट पैक कर दो। तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो मुझ गरीब का पेट भर पाता है। मैं अभी 5 प्लेट पैक कर देती हूँ, लेकिन बेटा तुम अपने आस पड़ोस के बच्चों को भी कहना कि मुझसे ही आकर मोमोज खरीदा करे, उन्हें अच्छा स्वाद मिलता रहेगा। वैसे आपके मोमोज में तो कुछ अलग ही स्वाद आता है। इसमें कोई मीठा जहर मिलाती हो क्या? क्या कह रहे हो बेटा? भला मैं क्यों मीठा जहर मिलाऊंगी? मेरे कहने का मतलब है कि प्यार वाला जहर मिलाती हो क्या इसमें? तभी तो आपके मोमोज जो खाता है वो बार बार यहाँ जरूर आता है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे तीखे मोमोज तैयार हो गए। अब तुम यहाँ आते रहना। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। धीरे धीरे मुकुल ऐसे ही उस बुढ़िया का भरोसा जीत लेता है। फिर एक रोज वो उस बुढ़िया से कहता है, अम्मा, तुम्हारे मोमोज की रेसिपी मुझे भी बताओ ना, ताकि मैं भी ऐसे मोमोज बना सकूं। ऐसा करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे भी ये बनाना सिखाओ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम्हारा भी परिवार है,
वो सब क्या सोचेंगे, किस बूढ़ी मुसीबत को ले आया। काकी, मैंने सबसे बात कर ली है, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद मुकुल उसे अपने घर लेकर जाता है, जहां पहले से पुलिस, डॉक्टर, नताशा के पिता और रजनी मौजूद होते हैं। काकी, आपने मुझे पहचाना? याद आया कौन हूं मैं? नहीं बेटा, अब नजर कमजोर हो गई है तो पहचान पाना मुश्किल है। इस लड़की को तो अच्छे से पहचानती होंगी ना आप? हाँ, ये लड़की तो आती थी मेरे पास, लेकिन आखिर आप लोग ऐसे शक भरी निगाह से क्यों देख रहे हो मुझे? क्योंकि काकी, अब हम सब जानते हैं कि आप अपने मोमोज में जहर मिलाती हो, और आपकी वजह से ही मेरी दोस्त नताशा की जान चली गई, और आज ये पुलिस आपको पकड़ने के लिए ही यहाँ आई है। अम्मा, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपना सच कबूल कर लो। क्योंकि मेरे जवान बेटे की मौत भी इसी वजह से हुई थी। उसे किसी दोस्त ने मोमोज में मिलाकर जहर खिला दिया था, और जिसने ऐसा किया उसका मुझे आज तक पता नहीं चला। इसीलिए मैं सबकी जान ले लूंगी। लेकिन एक इंसान की वजह से आप सबकी जान नहीं ले सकती। माता जी, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। चलिए। पुलिस उस बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद से शहर में जवान मौतों का सिलसिला रुक जाता है। बूढ़ी काकी को 3 साल की सजा होती है। साथ ही वो उस लड़के को भी पकड़ लेती है जिसने उस बूढ़ी काकी के बेटे को जलन के मारे मोमोज में जहर मिलाकर खिलाया था।